जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते, केम छो। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं ना, तब कोई इसके बारे में ज़्यादा खुल के बात नहीं करता, बल्कि ये टॉपिक जो है इसकी जानकारी तो हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। रेगुलर लाइफ में भी हमें इस जानकारी से बहुत फ़ायदा होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सबके मन में रहते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये क्या चीज़ है, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये क्या है, ये जो है आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाता है, एंड उसकी जो जानकारी है वो हर एक को होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसे हम ध्यान से समझेंगे आज। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में। इसमें क्या क्या हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, या फिर इन्फेक्शन कैसे नहीं लगना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्पेशली ये जो जानकारी है हम बच्चों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, एंड इस्तेमाल करके फिर डिस्कार्ड कैसे करना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड इस टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती हैं, जैसे कि ज़्यादा खून गिरना, यानी ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ज़्यादा दर्द होना, या फिर मूड का इम्बैलेंस भी होता है। एंड अगर स्पेशली आप एक लड़का हो और ये वीडियो देख रहे हो, उनको मैं ये बात तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनको तो कभी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कभी समझ में नहीं आता। नॉर्मल लड़के को अगर जो साइंस से जुड़ा हुआ होता है वो तो पढ़ते रहते हैं। उनको ये इस टॉपिक की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये क्रिया क्या है, और उन्हें ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि उनकी माता है, बहन है, फीमेल्स फ्रेंड्स जितनी हैं उनकी, या फिर वाइफ हैं, या फिर डॉटर्स हैं, वो हर महीने एक दर्द से गुज़रती हैं। उनके बारे में ये पता होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं हम कि आखिर ये मासिक धर्म क्या होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि पूरी गायनी का बेस होता है। जैसे कि हमें पता है, अगर हमें पूरी गायनी समझनी है तो सिर्फ हम मेंस्ट्रुअल साइकिल समझेंगे और जितने हार्मोन्स हैं उनके बारे में समझ लेंगे, तो हमें पूरी गायनी समझने में आसानी होगी। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एक साइकिल का पहिया होता है, जो जहाँ ख़त्म होगा वहीं से फिर दोबारा स्टार्ट होगा ना, वैसे ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो हर महीने स्टार्ट होती है। एंड ये जो साइकिल होती है वो साथ साथ में ओवरी में भी चलती रहती है, इसे हम ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं। एंड ये जो साइकिल है ये यूट्रस में भी चलती रहती है, इसलिए हम इसे यूट्राइन साइकिल भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल को जो नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज होती है उसमें पीरियड्स भी कहते हैं, एंड हिंदी में उसको माहवारी भी कहते हैं। ठीक है। अभी जब भी एक लड़की प्यूबर्टी एज में आती है, यानी 12 से लेकर 15 तक की एज में जब आएंगी, तब एक लड़की की जो एज होती है वो खेलने कूदने की रहती है। ठीक है। अभी ऐसे समय में जब बॉडी में ऐसे इफ़ेक्ट आने लगते हैं, उससे वो ज़्यादा एक डर जाती है। कोई भी, हर एक लड़की के लाइफ में जब भी प्यूबर्टी आएगी और जब भी ये मेंस्ट्रुअल का जो फेज़ होता है वो स्टार्ट होता है, तब हर एक लड़की डर जाती है स्टार्टिंग में कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। ठीक है। अगर आप लोग इस टॉपिक के बारे में उनसे खुल के बात करेंगे, तो जो वो लड़कियां हैं जो इस स्टेज में आने वाली है, वो आने से पहले ही अपने आप में संभल जाएंगी। ठीक है। एंड इसके लिए वो प्रिपेयर रहेंगी। जितना हो सके उतना उस टॉपिक को समझिए, एंड ट्राई कीजिए कि जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जितने लोग इसे समझेंगे उतना उनको फ़ायदा रहेगा। ठीक है। जब भी एक लड़की में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब उसे ब्लीडिंग होती है, यानी रक्तस्राव होता है। वो लगभग 3 से 5 दिन तक रहता है। ठीक है। और उसको साथ साथ में पेन भी होता है। ठीक है। और जब 12 से 15 साल में जब ये मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है फर्स्ट, तभी उसे हम मेनार्की कहते हैं। ठीक है। जब इसका सिंपली हम ये याद रखते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जब भी आता है ना एक लड़की को प्यूबर्टी में, उसे हम कहते हैं मेनार्की। ठीक है। ये जो मेनार्की है उसके साथ साथ ही हमें मेनोपॉज भी याद रखना है। तो जो स्टार्ट हुआ है उसे हम मेनार्की कहते हैं, तो जो एंड होता है, मतलब जब परमानेंट स्टॉप हो जाएगी साइकिल मेंस्ट्रुअल की, उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। वो कब आएगी? वो आएगी 45 ईयर्स से लेके 50 तक। ठीक है।
तब ये स्टॉप हो जाएगी पूरी, ठीक है। और एक जो साइकिल होती है पूरे 28 दिन की होती है, 28 डे को हमें मानकर चलना होता है, ठीक है। इसके साथ ही हम एक वर्ड सुनते हैं ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन जब भी डे 14 को ओवम होता है वो ओवरी से रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम ओव्यूलेशन। अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके टोटल 4 फेज़ होते हैं, ठीक है। 4 फेज़ में फर्स्ट है प्रोलिफरेटिव फेज़, उसे प्री ओव्यूलरी फेज़ भी कहते हैं। सेकंड है सिक्रीटरी फेज़, उसका 2 नाम है, एक ल्यूटियल फेज़ भी कहते हैं एंड ओव्यूलेटरी फेज़ भी कहते हैं। तीसरा जो फेज़ होता है उसे प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ भी कहते हैं एंड जो लास्ट होता है उसे मेंस्ट्रुअल फेज़ से जाना जाता है, ठीक है। मोस्टली जो जितनी भी लड़कियां होती हैं जनरली वो ऐसा समझती हैं कि जब ब्लीडिंग एंड होता है ना तभी साइकिल एंड हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। जब भी ब्लीडिंग स्टार्ट होता है यानी फर्स्ट से लेके 5 डेट तक, तभी ये जो साइकिल होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए याद रखना है जब भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा तभी शुरुआत होगी साइकिल की, ठीक है। सो ये चारों जो फेज़ हमने देखे वो चारों जो फेज़ हैं वो ऐसे ही अपने आप तो चलते नहीं होंगे, उसके लिए हॉर्मोन्स जो होती है उनकी हेल्प रहती है, तभी ये चारों फेज़ नॉर्मल रहता है, ठीक है। सो चारों फेज़ को जो हॉर्मोन्स लगते हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। सो सिर्फ हमें सिंपली अभी सिर्फ इतना याद रखना है, हमारे मतलब एक जो लड़की होती है उसमें 5 स्टेज परफेक्ट होने चाहिए, तभी वो लड़की पीरियड्स में आएगी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो उसमें क्या क्या याद रखना है? उसमें 5 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट हाइपोथैलेमस एक याद रखना है, सेकंड याद रखना है गोनेडोट्रोफिन, ठीक है। थर्ड याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड, फोर्थ याद रखना है ओवरी एंड देन यूट्रस, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से क्या होगा? हाइपोथैलेमस से जो गोनाडोट्रोफिन होता है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। अभी गोनाडोट्रोफिन रिलीज़ होता है ना, तो हार्मोन हमेशा 2 टाइप से रिलीज़ होते हैं, या तो वो कंटिन्यूस मैनर में रिलीज़ होते हैं या फिर पल्सटाइल मैनर में रिलीज़ होते हैं। सो जो कंटिन्यू जो मैनर होती है उसमें रिलीज़ होना मतलब क्या होता है? सो उसमें कैसे होता है, मतलब उसमें ये कंटिन्यूस रिलीज़ होगा, ठीक है, हार्मोन। और जो भी पल्सटाइल मैनर होती है उसमें क्या होता है, इसे रुक रुक के आते हैं, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, ठीक है। सो ऐसे रिलीज़ होता है गोनाडोट्रोफिन। नेक्स्ट क्या होगा? तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगी? पिट्यूटरी ग्लैंड होगी वो FH एंड LH को रिलीज़ करती है। FH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अभी ये दोनों मिलके क्या करेंगे? ये दोनों ओवरी पे एक्ट करेंगे, जो कि चौथा हमारा पॉइंट था, हमने याद रखा था। वो ओवरी क्या करेंगी? वो ओवरी होती है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करती है। अभी ये दोनों मिलके क्या करेंगे? ये दोनों एंडोमेट्रियम जो होता है यूट्रस का जो लास्ट है 5th, उस पे एक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो जब ब्रेक डाउन हो जाता है तब ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और ब्लीडिंग होती है तभी जो टिश्यू होते हैं वो सब बाहर आ जाता है, मांस मसल्स जब वो बना होते हैं वो सब बाहर आ जाता है, उसे हम मेंस्ट्रुअल कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल अगर ये 5 स्टेज एक लड़की में ठीक होंगे तो ही वो प्रॉपर पीरियड्स में आती है रेगुलर, ठीक है। अगर इसमें से एक भी स्टेज में प्रॉब्लम होगी तभी उनमें ऐसी कंडीशन होती है, कई कई लड़कियां होती है जो पीरियड्स में नहीं आती, तो उनमें क्या होगा, ये जो 5 स्टेज है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। क्या क्या? हाइपोथैलेमस, गोनेडोट्रोफिन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी एंड देन यूट्रस, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। अभी हम अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें थोड़ा इसे हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिटेल में स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि ये आसानी होगी हमें समझने के लिए। सो अभी हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आप हो सके तो साथ साथ में लिखिएगा ये जो पूरा चार्ट है वो, क्योंकि बहुत डीपली स्टडी करेंगे हम, और ये याद रखना बहुत हेल्पफुल होगी। सो जब भी एक लड़की प्यूबर्टी में आती है तब क्या होता है? तब हाइपो एक्सिस जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। अभी हाइपो एक्सिस क्या हो? हाइपो एक्सिस का मतलब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अभी हाइपो एक्सिस जब एक्टिव होता है तभी वो हाइपोथैलेमस को रिलीज़ करता है, ठीक है। अभी जो हाइपोथैलेमस है वो पल्सटाइल मैनेज में GnRH को रिलीज़ करता है, ठीक है। अभी वो क्या करेगा? वो आगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उस पर एक्ट करेगा,
भी जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके पास से वो एफएसएच रिलीज़ करवाता है। ठीक है, आप ऐसे आप साथ साथ में लिखते जाइएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये ऐसे लिखते जाइएगा। अगर यहाँ पे आपने हाइपो एक्सिस लिखा है, ठीक है, तो आप नीचे ऐसे एरो करके लिखते जाइएगा। ठीक है, ऐसा ऐसे, सो आपको हेल्प होगी। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस एक्सिस एक्टिव हो गया, उसने क्या किया, उसने हाइपोथैलेमस को रिलीज़ किया। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज़ करवाया उसने, जीएनआरएच पल्सेटाइल मैनेज में, मतलब रुक रुक के जो आता है वो वैसे मैनर में उसने रिलीज़ करवाया। उससे क्या होगा, जो जीएनआरएच है वो क्या होगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। अभी जब भी वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा तभी उससे वो एफएसएच को रिलीज़ करवाता है। एफएसएच क्या करता है, एफएसएच जब भी रिलीज़ होगा ना बॉडी में तभी वो ओवरी पे एक्ट करता है। ठीक है, और ओवरी पे एक्ट करने से वो ओवरी में ना बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, ग्राफिकल फॉलिकल्स होते हैं। आप लिखते जाइएगा ओवरी में कितने ग्राफिकल फॉलिकल्स होते हैं, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। तो जो एक ओवरी होती है उसमें 4 से 5 लाख ग्राफिकल फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, अभी वो क्या करेगा, ओवरी में ईस्ट्रोजन रिलीज़ करवाएगा, क्योंकि ये जो 4 से 5 लाख फॉलिकल हैं वो स्टिमुलेट हो गए। सो ये सारे साथ में स्टिमुलेट हो गए, उससे ईस्ट्रोजन हो वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो ईस्ट्रोजन है उसका जो लेवल है वो बढ़ गया। ठीक है, अभी क्या होगा, ईस्ट्रोजन का जैसे ही लेवल बढ़ता है तभी एलएच बढ़ेगा। ठीक है, एलएच बढ़ेगा और एफएसएच जो हो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही एफएसएच है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, सो बॉडी में 3 टाइप की प्रक्रिया होगी। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, किसे, एफएसएच को, तो एफएसएच तो डिक्रीज़ हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देगा, किससे, एलएच से। उससे क्या होगा, एलएच होगा वो सर्ज होगा, यानी सडनली बढ़ जाएगा वो। ठीक है, तीसरा क्या होगा, वो ना एंडोमेट्रियम का लेयर होगा ना वो ज़्यादा थिक बनाएगा। उससे क्या होगा, अगर फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो इम्प्लांटेशन जब होगा तब उससे में हेल्प होगी। ठीक है, अभी एलएच सर्ज हो गया। एलएच सर्ज की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, अभी जब भी ओव्यूलेशन होगा तो वो आगे कॉर्पस ल्यूटियम में चेंजेस करता है। सो उसे क्या करेगा, वो ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का जो साइज़ होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और जब भी जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसमें से जब भी उसका मैक्सिमम साइज़ होगी ना तो वो 3 टाइप के हार्मोन को रिलीज़ करता है। ठीक है, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो वो आप लिखते जाइएगा, 3 टाइप के हार्मोन्स क्या होंगे, फर्स्ट प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिट। तो हम तीनों के बारे में बात करते हैं। सो जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करेगा, जो प्रोजेस्टेरोन है वो नेगेटिव फीडबैक देगा एलएच को, जिससे क्या होगा, एलएच जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे ही एलएच डिक्रीज़ होगा, एलएच डिक्रीज़ होने से क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो डेथ हो जाता है, मतलब वो डीजनरेट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि हमको पता है, आगे हमने देखा कॉर्पस ल्यूटियम जब भी डिक्रीज़ होता है सो उसमें से ये नॉर्मल बात है कि वो डिक्रीज़ हो रहा है तो उसके जो सारे हार्मोन्स थे जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो भी साथ साथ में डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो उसमें क्या क्या हार्मोन्स डिक्रीज़ हो रहे थे कॉर्पस ल्यूटियम में, सो उसमें एस्ट्रोजन एक बन रहा था, प्रोजेस्टेरोन जो होता वो प्रोड्यूस हो रहा था, और इनहिबिट। सो ये तीनों अभी क्या होगा, वो तीनों डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम खुद ही डीजनरेट हो रहा है, तो उसके साथ उसके जो बनाए हुए हैं प्रोड्यूस हुए हार्मोन है वो भी ऑब्वियसली डिक्रीज़ हो गई। अभी क्या होगा, फर्स्ट एस्ट्रोजन है वो अगर डिक्रीज़ हो गए सो उससे क्या होगा, एस्ट्रोजन डिक्रीज़ होने की वजह से एफएसएच है वो बढ़ जाएगा, और जब भी एफएसएच बढ़ जाएगा तभी ओवरी में से फॉलिकल्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और फिर से न्यू साइकिल स्टार्ट होती है। सो फिर से न्यू साइकिल जो होती है वो स्टार्ट करता है कौन, एस्ट्रोजन जब भी डिक्रीज़ होगा तभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की। सो जब भी प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज़ होता है तब वो क्या करता है, वो एंडोमेट्रियम को शेयर करवाता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन कराता है। उससे क्या होगा, एमसी की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो ऐसे पूरी जो साइकिल होती है वो मतलब हर महीने स्टार्ट रहती है। और फिर से हम एक बार देख लेते हैं, आप साथ साथ में देखते जाएगा, अगर कुछ बाकी रह गया वो लिखने को तो फर्स्ट क्या हुआ, हाइपो एक्सिस एक्टिव हो गया। जैसे ही हाइपो एक्सिस एक्टिव होता है तो हाइपोथैलेमस रिलीज़ होता है। जब भी हाइपोथैलेमस रिलीज़ होता है वो क्या करता है, वो जीएनआरएच को एक्टिव करता है। ठीक है, और वो जब एक्टिव होगा
तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। उससे क्या होगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास से एफएसएच को रिलीज़ करवाता है, और जब भी एफएसएच रिलीज़ होता है वो हमेशा ओवरी पे एक्ट करता है और ओवरी में से एस्ट्रोजन को रिलीज़ कराता है। अभी ओवरी में से एस्ट्रोजन कैसे रिलीज़ होता था, तो ओवरी में तो 4 से 5 लाख जितने फॉलिकल्स होते थे, तो वो क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट होंगे एफएसएच की वजह से और वो एस्ट्रोजन को ज़्यादा बढ़ाएंगे। सो उससे क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, जब भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है उसके साथ एलएच भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड एलएच बढ़ेगा तो एफएसएच डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही एफएसएच डिक्रीज़ होगा तो बॉडी में 3 टाइप की प्रोसीजर होती है। फर्स्ट नेगेटिव फीडबैक देगा वो एफएसएच को, ठीक है, तो एफएसएच डिक्रीज़ होता है, ये तो हमें ये पता ही है। नेक्स्ट क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक देगा एलएच को, उससे क्या होता है, एलएच सर्ज होता है, ठीक है, सडनली सर्ज हो जाता है यानी बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, हमारे बॉडी में जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम होता है, वो जो बन रहा होता है, उसका जो लेयर होता है ज़्यादा थिक हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा, जब भी एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो इम्प्लांटेशन में हेल्प मिलेगा, ठीक है। एलएच सर्च हुआ तो एलएच सर्च की वजह से क्या होता है, एलएच सर्च जब भी होता है तभी वो ओव्यूलेशन कराता है, ठीक है। और ओव्यूलेशन होगा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन जब होगा तभी जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसकी जो साइज़ होती है वो मैक्सिमम साइज़ तक पहुंच जाती है, ठीक है। जब भी कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो मैक्सिमम साइज़ तक पहुंच जाएगा तो वो 3 टाइप के जो हार्मोन है उन्हें प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो फर्स्ट प्रोजेस्टेरोन, सेकंड एस्ट्रोजन एंड तीसरा है इनहिबिट, ठीक है। अभी क्या होगा, फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की। तो प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, जब भी ये प्रोजेस्टेरोन होता है उस पर नेगेटिव फीडबैक मिलता है, उससे क्या होगा, एलएच जो होगा, जो सर्ज हुआ था मतलब बढ़ा हुआ था, अभी क्या होगा, वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही एलएच डिक्रीज़ होता है वैसे क्या होगा, उससे ना कॉर्पस ल्यूटियम का डी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने आगे पढ़ा था, कॉर्पस ल्यूटियम की साइज़ मैक्सिमम कब हुई थी, जब एलएच सर्ज था, मतलब एलएच बढ़ा हुआ था। तो एलएच जब डिक्रीज़ होता है तब क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो डी जनरेट हो जाता है, ठीक है। और उसका जो डी जनरेट होता है तब उसने जो प्रोड्यूस किए होते हैं 3 हार्मोन, वो भी साथ साथ में डिक्रीज़ हो जाते हैं। सो प्रोजेस्टेरोन जो उसने बनाया था वो डिक्रीज़ होता है, तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियम को सपोर्ट मिलता था। अभी वही डिक्रीज़ हो रहा है तो एंडोमेट्रियम का तो सपोर्ट चला गया, उससे क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा और टूट जाएगा, उससे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एंड नेक्स्ट जब एस्ट्रोजन था वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। सो जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है तो एफएसएच जो हो वो बढ़ जाएगा साथ में। तो एफएसएच जब भी बढ़ता था तब हमें पता है क्या होता था, वो ओवरी में जाता था और ओवरी में से फॉलिकल को स्टिमुलेट करता था, ठीक है। सो ऐसे ही वो दूसरी साइकिल स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अभी हम बात करते हैं पूरा, अगर ये साइकिल आप ना 2-3 बार ऐसे लिखेंगे, लिख के याद रखेंगे ना, आपको ज़रूर याद रह जाएगा, ठीक है। अभी हम स्टेज के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट जो था प्लोरीफरेटिव फेज यानी प्री ओव्यूलेटरी फेज, जो कि 9 डेज़ का है, वो कभी होता है, इट इज़ द पीरियड फ्रॉम एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज टू ओव्यूलेशन। लेंथ ऑफ दिस फेज इज़ वेरिएबल। उसमें क्या होता है, जब भी ये मेंस्ट्रुअल होता है ब्लीडिंग फेज वो एंड होता है, तब से लेके ओव्यूलेशन तब का जो फेज़ होता है उसे हम प्रोलिफरेटिव फेज़ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ये जो 28 दिन की साइकिल हमें मान के चलना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्रेटरी फेज। उसमें क्या होता है, पीरियड बिटवीन ओव्यूलेशन बिगनिंग नेक्स्ट मेंसेस, मतलब ओव्यूलेशन से लेके जब नेक्स्ट मेंसेस स्टार्ट होता है तब तक के जो डे होते हैं वो, ठीक है। मैंने जो आपको कोष्टक लिखवाया वो आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना, आपको चारों स्टेज आसानी से याद रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्री मेंस्ट्रुअल फेज। उसमें क्या होता था, उसमें एलएच, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन जो थे वो तीनों डिक्रीज़ हो जाते हैं, वो जो फेज़ होता था वो इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज। उसमें क्या होता है, जो फंक्शनल लेयर होता है एंडोमेट्रियम का वो स्टार्ट हो जाता है शेड होना, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ठीक है। अभी याद ये रखना है कि 50 to 100 ml ब्लड लॉस होता है, ठीक है, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अभी कुछ टर्म हैं जो हमें याद रखनी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। कुछ कंडीशन आती है जो प्रॉब्लम की वजह से दिखने को मिलेगी, जैसे कि डिसमेनोरिया। सो डिसमेनोरिया क्या होता है, डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल, ठीक है। बहुत
सिंपली वर्ड में याद रखना है, बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं याद रखना है। डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुअल, ठीक है। नेक्स्ट हम याद रखते हैं हाइपरमेनोरिया। तो हाइपरमेनोरिया तो नाम से ही हमें पता चल जाएगा, उसमें क्या होता होगा, उसमें एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है, ठीक है, और उसका हम कहते हैं हाइपरमेनोरिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया में क्या होता है, अ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट अकर्स रेगुलर बट एन इंटरवल ऑफ लेस देन 21 डे। मतलब पूरा 28 दिन की तो साइकिल भी नहीं होती, बस 21 डे होता है, तभी फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है, इसमें मोर देन 35 डे, मतलब 35 डे तक चलते हैं साइकिल, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया में क्या होगा, डेफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जो रेगुलर 2 से 5 डे तक रहता है, वो जो होता है वो रेगुलर पीरियड्स में वो लेस देन 2 डेज हो जाता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लीडिंग बिटवीन रेगुलर मेंसेस, मतलब रेगुलर मेंसेस के बीच में ब्लीडिंग होना, ठीक है, वो कोई भी मेलिग्नेंट कंडीशन की वजह से हो सकता है। क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया जब हमने अगला जो वीडियो था जिसमें हमने बात किया था क्रिप्टोमेनोरिया के बारे में। सो क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है, जब भी हाइमेन जो हाइमेन लेयर होता है उसमें एक छोटा सा होल होता है, उससे क्या होता है, जब भी एक फीमेल जो है वो फीमेल जब भी मेंस्ट्रुअल में होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तब उसका जो ब्लीडिंग होता है वो बाहर आता है। कहाँ से बाहर आता है, जो हाइमन में वो छोटा सा होल होता है उसकी हेल्प से। बट अगर किसी फीमेल में वो होल ही नहीं है हाइमन लेयर में, तो क्या होगा, फीमेल मेंस्ट्रुअल तो कर रही है, पीरियड्स में तो है, लेकिन उसका जो ब्लीडिंग है वो बाहर नहीं आ रहा है। सो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोमेनोरिया, ठीक है। नेक्स्ट है एमेनोरिया। तो वो तो सबको पता ही है, एमेनोरिया का तो वर्ड ही कहता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। सो जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट रहती है, तभी जब ब्लीडिंग रहती है जो 3 से 5 दिन तक रहती है, तब आपको क्या होता है, तब आपको किसी भी तरह का लो कॉन्फिडेंट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें बस थोड़े पॉइंट्स है वो याद रखने हैं, जैसे कि हमें साफ़ सफाई पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो वजाइना है उसकी जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, लेकिन जब भी मेंस्ट्रुअल होता है तभी वो एसिडिक में से अल्कलाइन हो जाती है। सो ये क्या होगा, इससे ना माइक्रो ऑर्गेनिज़म जितने हैं उनकी एंट्री आसानी से हो पाएगी। सो इसे प्रिवेंट करने के लिए मार्केट में बहुत सारे आपने देखे होंगे हाइजीन वॉश अवेलेबल है, जो सिर्फ आपको याद रखना है, जितने भी अगर यूज़ कर रहे हैं आप हाइजीन वॉश का, तो वो आपको बाहर की जो चमड़ी होती है उसको धोने के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान रखिए, जब भी रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग होता है तब भी हमें रोज़ नहाना चाहिए, एंड जो प्राइवेट पार्ट है उनको आगे से पीछे तक, मतलब मोस्ट ऑफ जब क्लीन करते हैं तो पीछे से आगे तक क्लीन करते हैं, तो वैसे क्लीन नहीं करना है, हमें आगे से पीछे तक क्लीन करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे हम इन्फेक्शन प्रिवेंट कर पाएंगे। ब्लीडिंग के दरमियान अगर आप रीयूजेबल जो पैड्स होते हैं अगर वो यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ तो उनसे यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो उन्हें आपको धो के सिर्फ़ और सिर्फ धूप में ही सुखाना चाहिए, ताकि क्या होगा, जब भी वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो मर जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, ठीक है। आजकल ना बहुत सारे टैम्पून भी यूज़ करते हैं। सो अगर वो अंदर ही ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, या फिर कोई फीमेल है उसे निकालना मतलब रिमूव करना ही भूल जाए, तो उससे क्या होता है, उससे एक फ़ीमेल की बॉडी में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है। उससे क्या होगा, और ये जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है ना, वो बहुत जानलेवा तकलीफ़ है। उससे क्या होता है, उससे जो इन्फेक्शन होता है ना वो पूरी फीमेल की बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। सो जब भी अगर आप ये यूज़ करते हैं तो ध्यान रखना 6 से 8 घंटे में, चाहे वो बिगड़ा हो या ना बिगड़ा हो, उससे आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। एंड जब भी आप सैनिटरी पैड का यूज़ करते हैं तो उसका डिस्कार्ड करने में आपको अच्छे से पेपर में कवर करना है, उसके बाद ही आपको डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ठीक है, ताकि आप इन्फेक्शन है वो दूसरी जगह पे स्प्रेड ना हो सके, ठीक है। तो इतने कुछ पॉइंट है वो हमें याद रखने चाहिए।
आई होप कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एंड आपको हेल्प मिली होगी इसे समझने के लिए। सो अगर आपको ये हेल्प मिली है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड अगर आपकी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कोई भी फीमेल है जो प्यूबर्टी एज में आने वाली है, स्पेशली फ़ीमेल में अगर कोई मदर है, स्पेशली मदर या फिर सिस्टर को अपनी जो छोटी बहनें होती है उनको ये नॉलेज ज़रूर देना चाहिए ताकि वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके। अगर कोई लड़का है तो उनको भी अपनी मदर है, फ्रेंड है, वाइफ है, डॉटर है, सो उनके लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। उनको ये पता होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ़ लड़कियां जो होती हैं वो जब भी ये स्टेज स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल का, वो डर जाती है। उन्हें ये लगता है कि उनको कुछ डिजीज़ कंडीशन हो गई है, पता नहीं ये क्यों ब्लीडिंग हो रहा है, या उनको कहीं इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो मोस्ट ऑफ़ लड़कियां किसी से शेयर नहीं करती जब भी वो प्यूबर्टी एज में होती है। ठीक है, सो आप अच्छी तरह से समझिए। अगर समझ में नहीं आया दोबारा ये वीडियो देखिए एंड हो सके तो प्लीज़ सपोर्ट करना। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।